हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सेल्फ स्टडी अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो आज हम देखेंगे टीकाकरण। टीकाकरण को अच्छे से समझ लेंगे कि टीकाकरण क्या है, इसका प्रारंभ कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी। चलिए देख लेते हैं। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन ईपीआई के रूप में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1978 में। और किसने शुरू किया था? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में से शुरू किया गया था। फिर क्या हुआ? फिर वर्ष 1985 में इसे सार्वभौमिक टीकाकरण में परिवर्तित कर दिया गया कि 1978 में सबसे पहले शुरू हुआ और उसके बाद 1985 में इसे क्या नाम दे दिया गया? सार्वभौमिक टीकाकरण। उसके बाद फिर आया मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या था, इसको समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इसके तहत 89 लाख से अधिक बच्चों की पूरी तरह से प्रतिरक्षा किया जाना था, यानी कि जिनका यूआईपी के तहत आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या जो टीकाकरण से छूट गए हैं, इसमें वे सभी बच्चे लेने थे। तो इसमें क्या हुआ? इसमें 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। किसका लक्ष्य रखा गया? 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। फिर क्या हुआ? फिर मिशन इंद्रधनुष सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 60 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? 60 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। 60 टीके कौन कौन से? तपेदिक आ जाता है, पोलियो आ जाता है, माइलिटिस आ जाता है, हेपेटाइटिस बी आ जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस जो काली खांसी होता है, और टीटनेस और खसरा, ये सभी इसमें आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। टीकाकरण के तहत कवर की जाने वाली बीमारियां, यानी कि जो टीकाकरण के अंदर जो बीमारियां आ जाती हैं जिन्हें हम टीकाकरण के तहत कवर करते हैं, वे कौन कौन सी है? मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन प्रिवेंटल डिसीज वीपीडी के खिलाफ टीकाकरण शामिल है। किसके खिलाफ टीकाकरण शामिल है? वीपीडी, 12 वैक्सीन प्रिवेंटल डिसीज के खिलाफ टीकाकरण शामिल है। कौन कौन सी है? चलिए देखते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, पोलियो, क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। और फिर आ जाता है जापानी एन्सेफेलाइटिस, रोटावायरस वैक्सीन और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। और फिर आता है लास्ट हमारा खसरा, खसरा रूबेला। आप सभी ने देख लिया कि 12 कौन कौन सी आती हैं। इनमें जो ये जापानी एन्सेफेलोटाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, इसके खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम देश के चुनिंदा जिलों में किया जा रहा है, क्योंकि ये सभी जगह नहीं फैली हुई है, कुछ ही जिलों में ये फैलती है। तो जापानी एन्सेफेलोटाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये देश के कुछ चुनिंदा जिलों में ही इसका टीकाकरण किया जाता है। बाकी की जो ये 10, 11, 12 जितनी भी हैं, इन सभी का सब जगह किया जाता है, जैसे कि डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, रोटावायरस, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, खसरा रूबेला, इनका सभी जगह किया जाता है। और फिर प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा कैसे होती है? प्रतिरक्षा इम्यूनिटी से आज से हमारा ये है कि जो रोग कारक जीवों से स्वयं की रक्षा करने की क्षमता, यानी कि शक्ति से है। जब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। इसको हम साधारण शब्दों में समझ लेते हैं कि जब कोई भी बाहरी रोग हमारे शरीर पर आक्रमण करता है और हमारे शरीर में उसकी प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर पहले से मौजूद होती है, तो हमारा शरीर उन रोगों से लड़ता है और हमारे शरीर में क्या होता है? वह बीमारी नहीं आ पाती, क्योंकि जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी होती है, जो पावर होती है, वो बाहर की जो रोग कीटाणु होते हैं सबको नष्ट कर देती है। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक तो सहज होती है, एक होती है उपार्जित। अब हम जान लेंगे कि सहज प्रतिरक्षा क्या होती है। यह एक प्रकार की अवशिष्ट रक्षा है जो हमारे शरीर में जन्म से ही मौजूद होती है, जो हमें जन्म से ही लेके आते हैं, वो सहज प्रतिरक्षा में आती है। और फिर आती है सेकंड नंबर पर हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा।
इसमें क्या आता है, यह रोगजनक विशिष्ट होती है, इसका अभिलक्षण स्मृति है। इसका मतलब यह है कि जब हमारा शरीर पहली बार एक रोगजनक का सामना करता है तो यह अनुक्रिया करता है, जिससे निम्न तीव्रता जो होती है, निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया हमारे शरीर में होती है, या उसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही तीव्रता की द्वितीयक या पूर्व तृतीय अनुक्रिया होती है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में प्रथम अनुक्रिया की स्मृति बनी रहती है, क्योंकि जब एक बार कोई भी रोग हो जाता है तो क्या होता है, शरीर में उसकी स्मृति बनी रहती है और टीका लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न रहती है कि बाहर से कोई भी कीटाणु आएगा किसी भी बीमारी का, जिसका हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता या टीका मौजूद है, तो वह उन कीटाणुओं से लड़ेगा और हमारा शरीर उन कीटाणुओं को नष्ट कर देगा, जिससे हम रोग का शिकार नहीं होंगे। फिर आता है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर कौन थे, इनको जान लेते हैं। एडवर्ड जेनर से आधुनिक प्रतिरक्षा जैविकी के जनक माने जाते हैं। एडवर्ड जेनर को ही आधुनिक प्रतिरक्षा जैविकी का जनक माना जाता है। फिर समझ लेते हैं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है। हमारे शरीर में 4 प्रतिरक्षा प्रणालियां हैं। एक तो शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए प्रतिरक्षा सबसे पहले, और फिर आ जाता है बाहरी रसायनों के उपापचय में निष्विषीकरण से के लिए उपापचयी सुरक्षा, और फिर नेक्स्ट आ जाता है रक्तस्राव थमना, हीमोस्टेसिस रक्त स्तंभन रोकना, जिससे रक्त की हानि नहीं होती। फिर आ जाता है तनाव के विरुद्ध प्रतिरोध, मुख्यतः हार्मोन के निःसंतर होने से, और इस प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली है। यह अनेक संक्रामक कारकों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जैसे विषाणुओं, कवकों, परजीवियों, क्योंकि कुछ रोग विषाणुओं से फैलते हैं, कुछ कवक द्वारा फैलते हैं और कुछ परजीवियों से फैलते हैं। क्योंकि परजीवी क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके शरीर पर रोग के कीटाणु लग जाते हैं, और जब वह दूसरी जगह जाते हैं तो वह वहां पर भी इस बीमारी को फैला देते हैं। इस प्रकार की रसोली, जैसे कई प्रकार की रसोली होती हैं, ट्यूमर, और इस तरह ये हमारी विभिन्न रोगों से रक्षा करती है। तो प्रतिरक्षा सुरक्षा प्रणाली 3 मुख्य कार्यों का निर्वाह करती है। 3 मुख्य कार्य कौन-कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों से प्रतिरक्षण, उपारवर्ती कोशिकाओं की पहचान व विनाश, क्षतिग्रस्त या अक्रियात्मक कोशिकाओं का निराकरण द्वारा सामान्य स्थिति बनाए रखना। क्या बताया हमने? सूक्ष्म जीवों से प्रतिरक्षा करती है और उपवर्ती कोशिकाओं की पहचान करती है, और क्षतिग्रस्त या अक्रियात्मक कोशिकाओं का निराकरण द्वारा सामान्य स्थिति बनाए रखती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी। ये नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए कौन कौन से टीके जरूरी होते हैं। सबसे पहले आ जाता है TT1। ये कब लगता है? गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में लगता है। गर्भधारण होने पर जितना जल्दी संभव हो सके ये लगवा लेना चाहिए, क्योंकि किससे क्या होता है, जो टिटनस होते हैं ये ऐसी बीमारी है जो गर्भ में ही बच्चे को समाप्त कर देती है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए यह जल्द से जल्द लगवा लेना चाहिए। इसकी खुराक कितनी होती है? 0.5 मिलीलीटर इसकी खुराक होती है, और घोलक की जरूरत इसमें नहीं होती है। और मार्गीय सुई की सही स्थिति क्या है? ये मांसपेशी में लगता है, और शरीर का अंग जहाँ टीका लगना है ये ऊपर लगता है बाह में। फिर आ जाता है TT2। ये क्या लगता है? ये TT1 के 4 सप्ताह बाद लगता है। 4 सप्ताह बाद लगता है, और फिर इसकी भी मात्रा इतनी ही होती है 0.5 मिलीलीटर, और इसमें भी घोलक की जरूरत नहीं होती, ये भी मांसपेशी में और ऊपरी बाह में लगता है। फिर आ जाता है TT बूस्टर। यदि गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों में TT की 2 खुराक दी गई हो और 0.5 मिलीलीटर की मात्रा में लगता है, इसमें भी घोलक की जरूरत नहीं होती, और मांसपेशी में लगता है और ऊपरी बाह में लगता है। ठीक है, ये देख लिए हमने गर्भवती महिलाओं के टीके। अब हम क्या देखेंगे? अब नवजात शिशुओं के लिए टीके देखेंगे। तो सबसे पहले टीका कौन सा आता है? BCG का। कब लगता है? जन्म के तुरंत बाद। आयु कितनी? 1 वर्ष तक की उम्र तक तो लग सकता है, लेकिन जन्म के तुरंत बाद भी लगवा सकते हैं। अगर छूट जाता है तो फिर 1 वर्ष तक की उम्र तक कभी भी लगवा सकते हैं। खुराक कितनी होती है? 1 माह तक के शिशु के लिए 0.5 मिलीलीटर, 1 माह से ऊपर के लिए 0.1 मिलीलीटर, और घोलक की जरूरत होती है इसमें। उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराया गया घोलक सोडियम क्लोराइड इसमें मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। मार्ग और सुई की सही स्थिति क्या होती है? त्वचा में लगता है। इंट्राडर्मल जो त्वचा होती है इसमें लगता है, और शरीर का अंग जहाँ टीका लगना है बाईं ऊपरी बाह में लगता है।
फिर नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आ जाता है हेपेटाइटिस बी। बर्थ डोज होती है, जन्म के तुरंत बाद लगवाना अनिवार्य होता है, यानी कि 24 घंटे में हमें ये लगवाना ही लगवाना चाहिए। और 0.5 मिलीलीटर की इसकी मात्रा होती है, घोलक की इसमें जरूरत नहीं होती। और मांसपेशी में लगता है, बाई मध्य जांग का बाहरी हिस्सा जो होता है उसमें बच्चे को लगता है। ओपीवी कब लगता है, जन्म के तुरंत बाद लगता है, पहले 15 दिनों के अंदर भी लगवा सकते हैं। 2 बूंद इसकी दी जाती है और मुंह से ये लिया जाता है। फिर ओपीवी 1, 2 और 3 ये 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पूरे होने पर लगवाया जाता है। 5 वर्ष की तक की उम्र तक इसे लगवा सकते हैं। इसमें भी 2 बूंद दी जाती है और ये भी मुंह से हम लगवा सकते हैं, यानी कि मुंह से बच्चे को एक खुराक दी जाती है। फिर आ जाता है पेंटावालेंट 1, 2 और 3, डिप्थीरिया, पर्टुसिस प्लस टेटनस प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस हिब। ये होता है 5 बीमारियों के लिए। ये 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पूरे होने पर लगाया जाता है। और वैसे इसे 1 वर्ष के अंदर लगवा सकते हैं। इसकी भी मात्रा 0.5 मिलीलीटर होती है, घोलक की इसमें जरूरत नहीं होती। ये भी मांसपेशी में लगता है और बाई मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में बच्चे को लगाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है फ्रैक्शनल आईपी भी निष्क्रिय पोलियो टीका होता है। 6 सप्ताह और 14 सप्ताह पूरे होने पर लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, 1 वर्ष तक की उम्र तक इसको लगवा सकते हैं। 5 बूंदे इसमें दी जाती हैं और घोलक की जरूरत नहीं होती, मुंह से दिया जा सकता है। फिर आता है न्यूकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीवी, जहाँ लागू होता है। ये भी 6 सप्ताह, 14 सप्ताह पूरा होने पर लगवाया जाता है। 9 माह पूरे होने पर इसकी बूस्टर खुराक दी जाती है। 1 वर्ष तक की आयु तक कभी भी लगवा सकते हैं। मात्रा इसकी 0.5 मिलीलीटर होती है और मांसपेशी में लगवाते हैं और दाई मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में इसको लगवाते हैं। फिर आ जाता है मीजल्स रूबेला। इसकी पहली खुराक देते हैं 9 से 12 माह के बीच, 5 वर्ष की आयु में दिया जाता है, यानी कि 5 वर्ष तक की आयु तक इसे कभी भी हम दे सकते हैं। फिर इसकी जो मात्रा होती है 0.5 मिलीलीटर होती है और ये उत्पादक द्वारा उपलब्ध करा गया जो घोल होता है उसके माध्यम से दिया जाता है। ऊपरी त्वचा में, दाई ऊपरी बाह में इसको दे सकते हैं। फिर आता है जापानी एनेफ्लाइटिस, जहाँ लागू हो, क्योंकि कुछ ही जिलों में लागू है, 9 से 12 माह के बीच में वैसे ये दिया जाता है, लेकिन 15 वर्ष तक की आयु तक हम कभी भी इसे टीकों को लगवा सकते हैं। और इसकी मात्रा होती है 0.5 मिलीलीटर। और जब उत्पादक घोल उपलब्ध कराते हैं उसके माध्यम से इसे देते हैं और उपत्वचा में दिया जाता है और ये भी बाईं ऊपरी बाह में दिया जाता है। अब देख लेते हैं विटामिन की पहली खुराक बच्चे को कब कब दी जाती है। तो सबसे पहले विटामिन की जो पहली खुराक होती है डीपीटी बूस्टर 1, ये दी जाती है 16 से 24 महीने में, अधिकतम आयु 7 वर्ष। और खुराक भी इसकी भी वही है 0.5 मिलीलीटर और इसमें गोलक की जरूरत नहीं होती है। और क्या होता है, ये मांसपेशी में सुई के माध्यम से दिया जाता है और बाई मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में इसको दिया जाता है। और फिर आता है मीजल्स रूबेला। इसकी दूसरी खुराक दी जाती है 16 से 24 महीने में। कब दी जाती है, 16 से 24 महीने में, और 5 वर्ष की आयु तक इसको कभी भी दे सकते हैं। ये भी 0.5 मिलीलीटर की मात्रा में दिया जाता है और उत्पादक द्वारा जो घोल उपलब्ध होता है उसे उसके माध्यम से इसे देते हैं, उपत्वचा में देते हैं और दाई ऊपरी बाह में दिया जाता है। फिर आ जाता है ओपीवी बूस्टर। ये 16 से 24 महीने में देते हैं, 5 वर्ष की आयु तक कभी भी दे सकते हैं। 2 बूंद इसमें दी जाती है और घोलक की जरूरत नहीं होती, इसे मुंह से देते हैं। फिर जापानी जो एनेफ्लाइटिस होता है ये 16 से 24 महीने में, 15 वर्ष की उम्र तक 0.5 मिलीलीटर की मात्रा में, और जो उत्पादक घोल उपलब्ध कराते हैं उसके माध्यम से दिया जाता है उपत्वचा में। और कहाँ पर दिया जाता है, बाई ऊपरी बाह में दिया जाता है। और जो विटामिन ए की खुराक होती है 2 से 9वीं खुराक जो दी जाती है 16 माह पर, और उसके बाद प्रत्येक 6 माह पर एक खुराक दी जाती है। 5 वर्ष की उम्र तक हम इसको दे सकते हैं। 2 मिलीलीटर लाख आयु की मात्रा में दी जाती है और मुंह से इसको लेते हैं। फिर आ जाता है डीपीटी बूस्टर। इसको 5-6 वर्ष की आयु में देते हैं और वैसे 7 वर्ष की आयु तक कभी भी दे सकते हैं। 0.5 मिलीलीटर इसकी मात्रा होती है और इसमें घोलक की जरूरत नहीं होती और ये मांसपेशी में दी जाती है ऊपरी बाह में। फिर ऊपरी बाह में ही 10 और डीपीटी बूस्टर दी जाती है 5-6 वर्ष की आयु में, ऊपरी बाह में ही 10 वर्ष और 16 वर्ष में। वैसे इसको 16 वर्ष तक कभी भी दे सकते हैं 0.5 मिलीलीटर की मात्रा में और घोलक की जरूरत नहीं होती, मांसपेशी में ये भी ऊपरी बाह में दी जाती है। फिर क्या है, TT2 या बूस्टर खुराक गर्भधारण के 36 सप्ताह पूरे होने से पहले दी जाते हैं और 36 सप्ताह बीत जाने के बाद
इसे देना जरूरी होता है। यदि महिला को पहले TT1 का टीका नहीं लगाया जाता है तो प्रसव के दौरान उसे TT1 का टीका लगाया जाता है। पेंटावेलेंट टीका DPT और हेपेटाइटिस बी 1, 2 और 3 के स्थान पर लागू किया गया है। रोटावायरस टीकों को चरणों में लागू किया जा रहा है। और क्या है, UIP सारणी में खसरे के टीके की जगह पर MR टीकों को चरणों में प्रारंभ किया जा रहा है। खसरे के टीके की जगह कौन से टीके, MR टीकों को चरणों में प्रारंभ किया जा रहा है। यदि पहली खुराक देने में 12 महीने से ज्यादा की देरी हो जाए तो कम से कम 1 महीने के अंतर पर इसकी 2 खुराक देनी जरूरी होती है। फिर आ जाता है जापानी एनाफिलाइटिस का टीका कुछ ग्रस्त चुनिंदा जिलों में लागू किया गया है। यदि पहली खुराक देने में 12 महीने से ज्यादा की देरी हो जाए तो कम से कम 3 महीने के अंतर पर JE की 2 खुराक देना सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है। 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को साल में 2 बार विटामिन ए की 2री से 9वीं खुराक और ICDS विभाग के सहयोग से दी जा सकती है। किसके सहयोग से? 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को साल में 2 बार विटामिन ए की खुराक ICDS विभाग के सहयोग से दी जा सकती है। फिर आता है मानव पैपिलोमा वायरस HPV टीका। ये अभी सारणी में शामिल भी नहीं किया गया है। और TT की जगह टेटनस डिप्थीरिया, इसे सारणी में शामिल किया जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।